हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में। तो भाई आज हम एक और खूबसूरत चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है ये। इसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में हम पूरे सर्कुलेटरी ऑर्गन्स और उनके फंक्शन के बारे में देखेंगे अच्छे से। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं चैप्टर। You have learned that all living organisms have to be provided with nutrient, oxygen and other essential substances। तो भाई सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये चीज़ जो है प्रोवाइड कराई जाती हैं। प्रोवाइड करानी मतलब ये चीज़ उनमें जो है सर्कुलेट होती हैं, ठीक है, प्रोवाइड होती हैं न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। और इनके साथ साथ जो वेस्ट जो सेल जो है रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको जो है ऑक्सीजन और एसेंशियल न्यूट्रिएंट और सब्सटेंसेस की जो है ज़रूरत होती है। और उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उनको कॉन्टीन्यूसली रिमूव करने की भी ज़रूरत होती है एक हेल्दी फंक्शनिंग के लिए टिश्यू की। इट इज़ देयरफॉर essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cells and from the cell। तो इन्हीं सब्सटेंस का जो है मूवमेंट होता है सेल्स की तरफ या सेल्स से, फ्रॉम टू द सेल्स या फ्रॉम द सेल्स। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स हैं, उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग मेथड जो है अपनाए हुए हैं। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट की बात करें, तो इनमें सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी। तो इनमें क्या होता है, इनकी बॉडी कैविटी के द्वारा जो इनके सराउंडिंग में वाटर है वो सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो इनकी बॉडी कैविटी के द्वारा ही इनके सराउंडिंग का वाटर जो है इनमें जो है सर्कुलेट होता है। द सेल्स टू एक्सचेंज दी सब्सटेंसेस, और सेल जो है उसी वाटर के थ्रू अपना सब्सटेंस का एक्सचेंज करते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की बात करें तो उनमें उनका स्पेशल फ्लूइड्स होता है जो कि ट्रांसपोर्ट में ऐसी सब्सटेंस को जो है हेल्प कराता है। तो ठीक है, तो सिंपल जो ऑर्गेनिज्म है उनमें तो वाटर ही करा रहा है बॉडी कैविटी के थ्रू। मोर कॉम्प्लेक्स में स्पेशल फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्ट कराएगा ये मटेरियल्स का। ब्लड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही एक स्पेशल फ्लूइड का नाम यहाँ बताया हुआ है ब्लड, जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है हायर ऑर्गेनिज्म, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी जो है ब्लड यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज। और एक अनदर बॉडी फ्लूइड भी होता है, इसे कहते हैं लिम्फ, वो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेज में जो है हेल्प करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड लिम्फ, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, और उनका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे, सर्कुलेशन का मैकेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम ब्लड और लिम्फ, ये सब टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, इनके कंपोजिशन के बारे में, ये कैसे कैसे बने हुए होते हैं, इनके सर्कुलेशन के बारे में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पर आप चलते हैं ब्लड पर। ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ पढ़ा हुआ है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल ब्लड है। और इसमें क्या क्या चीज़ होती है, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, प्लाज्मा होती है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, ठीक है। मेन यही है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट, और कुछ इसमें मैट्रिक्स भी होती है। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, ठीक है। ये स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड होता है। नियरली 55% ऑफ द ब्लड, ये जितना ही ब्लड है उसका 55% उसमें प्लाज्मा ही होता है। जिस 55% में जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन में जैसे और मिनरल्स वगैरह भी होते हैं। प्रोटीन्स में जैसे आते हैं फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन एंड अल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन है। जो 6 to 8% प्रोटीन है उनमें मेजर प्रोटीन है फाइब्रोनोजन,
ग्लोबुलिन और अल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन जो है ब्लड की क्लॉटिंग या कोगुलेशन में काम आता है, ग्लोबुलिन्स जो है डिफेंस के काम आता है, और अल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने के काम आता है। तो ये बात याद रखनी है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%, और 55% प्लाज्मा में जो बना होता है वो उसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होते हैं और मिनरल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बताया हुआ है कि फाइब्रिनोजन जो है क्लॉटिंग या कोगुलेशन में काम आ रहा है, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में काम आ रहा है बॉडी के, और अल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में काम आ रहा है। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, SO3- और Cl- एक्सेट्रा। और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं इसके, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड एक्सेट्रा आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे आर ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो कोगुलेशन और क्लॉटिंग के फैक्टर भी जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये कैसे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं? प्लाज्मा विदाउट दिस क्लॉटिंग फैक्टर। तो इन क्लॉटिंग फैक्टर की बात हो रही है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में। इन फैक्टर के बिना प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा विदाउट दिस फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम। इसे हम कहते हैं सीरम। तो अगर प्लाज्मा में हम इन फैक्टर को जो है नहीं इंक्लूड करें तो बचा हुआ जो पार्ट है, फ्लूइड पार्ट, वो सीरम होता है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो पढ़ते हैं चैप्टर को, टॉपिक को। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड। तो ब्लड में नियरली 55% प्लाज्मा होता है और 45% जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। और ये 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं इनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। ठीक है, सबसे ज़्यादा 45% में सबसे ज़्यादा एरिथ्रोसाइट से होते हैं। करीब 44% के आसपास जो है आरबीसी होंगे, 1% और लेस देन 1% जो है डब्ल्यूबीसी और जो है प्लेटलेट्स होते हैं। A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC per millimeter cube of blood। तो हेल्दी इंडिविजुअल में 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में जो है वो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन दी रेड बोन मैरो इन द एडल्ट्स। और ये रेड बोन मैरो में जो है फॉर्म होते हैं। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। आरबीसी सेल होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स में। और ज़्यादातर मैमल्स हैं, पर जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉग पढ़ा था, फ्रॉग के आरबीसी के पास जो है न्यूक्लियस होते हैं, उनमें न्यूक्लिएटेड आरबीसी होते हैं फ्रॉग में। तो यहाँ मोस्ट ऑफ द मेम्बर्स की बात करी गई है। एंड आर बाइकॉनकेव इन शेप, और इनकी शेप बाइकॉनकेव होती है। दे आर रेड कलर होते हैं। आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। 12 to 16 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। तो उसी की वजह से जो है रेड कलर के होते हैं। तो दे आर रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन होता है इनमें। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, इसीलिए इनका कलर और नाम होता है। A healthy individual has 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के पास 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होता है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। यही जो मॉलिक्यूल हैं यानी आरबीसी हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है यही जो है सिग्निफिकेंट रोल जो है प्ले करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन यानी गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज। आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन। और फिर इसके बाद ये डिस्ट्रॉय कर जाती हैं स्प्लीन में। स्प्लीन होता है इनका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान होता है स्प्लीन। तो अपना लाइफ स्पैन पूरा करके ये उसमें जो है डाई कर जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं ल्यूकोसाइट की यानी डब्ल्यूबीसी की। तो ल्यूकोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल डब्ल्यूबीसी एज दे आर कलरलेस। क्योंकि ये कलरलेस हैं तो मतलब इन पर लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। आरबीसी डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस था एंड रिलेटिवली लेसर इन नंबर। और ये
आरबीसी बहुत रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कम नंबर में होते हैं। आरबीसी कहाँ 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन था पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, जबकि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो 6000 टू 8000 होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। हमारे पास दो मेन कैटेगरीज आती हैं, एक आती है ग्रेनुलोसाइट्स और एक आती है एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स वो आरबीसी होती हैं, मतलब आरबीसी नहीं, वो डब्ल्यूबीसी हैं ग्रेनुलोसाइट। वो सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स जो है पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का एक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, ऐसे सेल्स को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। और जिनमें ये एब्सेंट है तो ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ठीक है। ये सारे तीन कैटेगरीज आती हैं ग्रेनुलोसाइट्स में, जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आते हैं एक ग्रेनुलोसाइट्स में। न्यूट्रोफिल्स होते हैं मोस्ट अबंडेंट होते हैं, 60 टू 65% आरबीसी होते हैं उनमें। जो 60 टू 65% पार्ट होता है वो न्यूट्रोफिल्स की वजह से ही होता है। और बेसोफिल्स होते हैं सबसे कम होते हैं 0.5 टू 1%। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स जो कि एक ग्रेनुलोसाइट्स का पार्ट है वो होते हैं 6 टू 8%, और न्यूट्रोफिल्स होते हैं 60 टू 65%। तो ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों का फेगोसाइटिक नेचर होता है, मतलब ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी में एंटर करता है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए इनका फेगोसाइटिक नेचर होता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का ही। और न्यूट्रोफिल्स 60 टू 65% ऑफ आरबीसी होते हैं और मोनोसाइट 6 टू 8% ऑफ डब्ल्यूबीसी होते हैं आरबीसी में। बेसोफिल जो कि सबसे कम थे 0.5 टू 1% थे, ये सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन एक्सेट्रा, और इन्वॉल्व रहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। और इन्फ्लामेशन वाली जो रिएक्शन है उन सभी में ये है बेसोफिल जो है इन्वॉल्व रहते हैं। इओसिनोफिल्स की बात करते हैं तो ये 2 टू 3% होते हैं आरबीसी का। ये इन्फेक्शन को रोकते हैं, इन्फेक्शन बॉडी में ना हो उसे रजिस्ट करते हैं, और इम्यून रिस्पॉन्स में भी जो है रोल प्ले करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ जो है डायग्राम्स दिए हुए हैं फॉर्म एलिमेंट की इन ब्लड में, तो ये आरबीसी शो किया हुआ है। उसका ये प्लेटलेट एंड थ्रोम्बोसाइट्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये तीनों हैं ग्रेनुलोसाइट्स। तो ये हैं ग्रेनुलोसाइट्स। उसके बाद मोनोसाइट्स और बीओटी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों लिम्फोसाइट्स में आते हैं। ये है एक ग्रेनुलोसाइट्स। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इओसिनोफिल्स की बात चल रही थी, वो 2 टू 3% होते हैं और इन्फेक्शन को रोकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन में एलर्जिक रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। लिम्फोसाइट्स होते हैं 25% आर दे, इनमें दो मेजर टाइप की लिम्फोसाइट होती हैं। अब बी एन टी फॉर्म्स ये भी इम्यून रिस्पॉन्स में पार्ट लेती हैं। बी एन टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। प्लेटलेट ऑल्सो कॉल थ्रोम्बोसाइट्स, जिन्हें सेल फ्रैगमेंट भी कहते हैं, जो कि प्रोड्यूस होती हैं मेगाकैरियोसाइट्स में। मेगाकैरियोसाइट क्या होती हैं? स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो की। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख टू 3.5 लाख। तो ब्लड में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होती हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। प्लेटलेट कैन रिलीज अ वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनमें जो है पार्ट लेती हैं। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर प्लेटलेट का जो है नंबर में कमी आती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है, मतलब जो है क्लॉट आसानी से नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा बॉडी से। आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। एज यू नो ब्लड ऑफ ह्यूमन डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। तो किस वेरियस टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स के बेसिस पर ह्यूमन बींग्स में जो है वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग की गई है। टू सच ग्रुपिंग एज द एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो एबीओ आरएच जो ग्रुपिंग है वो वाइडली यूज़ करी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं तो एबीओ ग्रुप की बात करते हैं तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। तो दो सरफेस एंटीजन के बेसिस पे जो है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। वो दो सरफेस एंटीजन है, एक एंटीजन है ए और एक एंटीजन है बी। तो इन्हीं दो एंटीजन पे ये आरबीसी पर होते हैं, ठीक है भाई। तो मैं दिखाता हूँ, इतना दिखा दूँ तो भाई देखो
ये आरबीसी है, ठीक है। मैं ए को रिप्रेजेंट करूँगा कुछ ऐसे, बी को रिप्रेजेंट करूँगा कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये इस आरबीसी पे ऐसा एंटीजन है, इस आरबीसी पे ऐसा एंटीजन है, ठीक है भाई। तो ये आरबीसी पे ऐसा एंटीजन है, मतलब ये ए एंटीजन है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप हो गया ए ब्लड ग्रुप। इस आरबीसी पे ऐसा एंटीजन है जो बी में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बी ब्लड ग्रुप। अब ये एक आरबीसी है, इस आरबीसी पे ऐसा भी एंटीजन है और ऐसा भी एंटीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक। अब क्या होता है कि जब क्योंकि जब अगर किसी पर्सन में जो है उसका ब्लड ग्रुप के अलावा कोई दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चला जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो जाती है, जैसे क्लम्पिंग कहते हैं, ऐसे बता हुआ एग्जाम्पल ऐसे। तो वो कैसे होती है, क्योंकि भाई देखो ये ए ब्लड ग्रुप है, इसके पास जो है ए एंटीजन है, ठीक है। तो फिर ये जो है बी के लिए बनाएगा एंटीबॉडीज़, ठीक है। ए के लिए तो नहीं बनाएगा एंटीबॉडी, ये बी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो अगर इसमें बी ब्लड ग्रुप वाला जो है खून आएगा इसके साथ तो इसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा और जो है उसका डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। बी जो है वो उसके पास बी है तो बी के लिए एंटीबॉडी नहीं बनाएगा पर वो ए के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। तो अगर इस बी में ए का जो है ब्लड आएगा तो वो उसके लिए जो है एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगा। ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्योंकि इसके पास ए भी है और बी भी है तो ना ये ए के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा ना ही बी के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो इसमें ए ब्लड ग्रुप भी मिक्स कर सकते हैं हम, बी ब्लड ग्रुप भी मिक्स कर सकते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप तो मिक्स कर ही सकते हैं। तो एंटीजन्स होते हैं, इन्हीं के बेसिस पर जो है ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ए बी ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन दैट इज ए बी केमिकली दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स ऑन आरबीसी। यही केमिकल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं आरबीसी पर, नेमली ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन्स टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, और डिफरेंट इंडिविजुअल का दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ कंटेन करता है। प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, वो प्रोटीन जो इन एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड, तो इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है 4 ब्लड ग्रुप्स में बात करेंगे उनमें, दैट इज ए बी और ओ का मतलब है ये आरबीसी है, बिल्कुल प्लेन आरबीसी है, ना इसके पास ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो इसे ओ ब्लड ग्रुप वाली आरबीसी ओ ब्लड ग्रुप कहेंगे। R given. You provided know that during blood transfusion any blood cannot be used, तो जैसा कि जानते हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान कोई भी ब्लड यूज़ में नहीं ले लेते हैं, डोनर का कोई ब्लड यूज़ में नहीं लेते हैं। देखते हैं कि दोनों के ब्लड जो है मैच हो रहे हैं, यानी उसके बाद जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं विद द ब्लड ऑफ रेसिपिएंट। देखते हैं कि डोनर का ब्लड है वो क्या मैच कर रहा है कि नहीं रेसिपिएंट के ब्लड से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग, जैसे कि डिस्ट्रक्शन आरबीसी। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है मतलब डिफरेंट मैचिंग नहीं होती है ब्लड में तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे क्लम्पिंग, इसमें आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। द डोनर्स कंपेटेबिलिटी इज़, यहाँ टेबल में जो है दिखाई हुई है। तो जब ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है, तो मतलब आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बनेगी एंटी बी, बी ब्लड के खिलाफ जो है बी ब्लड ग्रुप के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। और डोनर कौन हो सकता है, कौन दे सकता है इस ब्लड को ब्लड, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप वाला तो दे सकता है, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप वाला इसे नहीं दे सकता क्योंकि इसमें एंटीबॉडी बन रही है बी के लिए, और ओ ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो जिस पर एंटीजन नहीं है तो इसके लिए एंटीबॉडी बनेगी कौन सी, और इसे जो है डिस्ट्रक्शन कौन सी करेगी एंटीबॉडी। बी ग्रुप ब्लड ग्रुप में सरफेस पे बी एंटीजन होता है तो एंटीबॉडीज़ ए के लिए बनती हैं, और यहाँ डोनर बी हो सकता है और ओ हो सकता है, ठीक है। ए बी ब्लड ग्रुप में सरफेस पे ए भी है और बी भी है तो एंटीबॉडीज़ किसी के लिए नहीं बनेगी क्योंकि दोनों ही सरफेस पर हैं। तो यहाँ डोनर ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ओ जिसमें कोई भी जो है वो ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं है, सरफेस पर नील एंटीजन है, तो यहाँ एंटीबॉडी ए के लिए भी बनेगी और बी के लिए बनेगी। तो यहाँ सिर्फ इसे ओ ही डोनेट कर सकता है, ना ए डोनेट कर सकता है, ना बी डोनेट कर सकता है, ना ए भी डोनेट कर सकता है। आगे पढ़ते हैं।
From the above mentioned table, it is evident that group O blood can be donated to a person with any other blood group। तो हम ऊपर वाले टेबल से देख सकते हैं कि जो O ब्लड ग्रुप है वो किसी भी ब्लड ग्रुप को हम डोनेट कर सकते हैं, इसलिए O ग्रुप को इंडिविजुअल को हम जो है यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसलिए O ब्लड ग्रुप के डोनर को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। Person with AB blood group can accept from person with AB as well as other groups of blood। जो AB ब्लड ग्रुप का पर्सन है वो सभी से ले रहा है, यहाँ देखो AB वाला AB से ले रहा है, A से ले रहा है, B से ले रहा है, O से ले रहा है, तो वो सबसे ले रहा है, तो ये यूनिवर्सल क्या होगा, रेसिपिएंट्स हो गया। यूनिवर्सल मतलब सभी से जो है ब्लड ले लेता है, और जो O ब्लड ग्रुप है वो सभी को ब्लड जो है दे देता है। तो यूनिवर्सल डोनर होता है O ब्लड ग्रुप और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है AB ब्लड ग्रुप। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं RH ग्रुपिंग के बारे में। तो अनदर एंटीजन होता है आरबीसी की सरफेस पे, दैट इज RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। ऐसा कि एक एंटीजन देखा गया रीसस मंकी में, जो एंटीजन देखा गया उसी के सिमिलर जो है एक एंटीजन होता है आरबीसी की सरफेस पे, इसलिए इसे RH एंटीजन नाम दे दिया गया, क्योंकि ये रीसस मंकी में भी ऐसा एंटीजन देखा गया, हैंस RH इसका नाम दे दिया गया। is also observed on the surface of RBC of majority, नियरली 18% में ये जो प्रेजेंट होता है, 80% पॉपुलेशन में जो है RH एंटीजन प्रेजेंट होता है RBC पे, इसलिए ऐसे इंडिविजुअल को RH पॉजिटिव कहते हैं, और 20% में ये एब्सेंट होता है, इसलिए उन्हें RH नेगेटिव कहते हैं। ऐसे क्या आपने सुना होगा AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है RH एंटीजन की वजह से, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, B नेगेटिव, A नेगेटिव, तो ये आ रहा है इनमें, मतलब इनकी सरफेस RBC की सरफेस पे जो है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसकी वजह से प्रेजेंट है या नहीं उसकी वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आता है। तो एन RH नेगेटिव पर्सन इफ़ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, अगर RH नेगेटिव पर्सन को हम RH पॉजिटिव ब्लड में जो है एक्सपोज कर देते हैं, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दी RH एंटीजन, तो वो जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाएगा RH एंटीजन के खिलाफ। तो RH नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, उसे हम RH पॉजिटिव ब्लड से जो है एक्सपोज कर देते हैं, ठीक। तो क्योंकि जो RH नेगेटिव है उसके पास जो है RH एंटीजन नहीं है, तो वो RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ क्रिएट करेगा, ठीक है। तो जो नेगेटिव वाला पर्सन है वो RH पॉजिटिव के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए RH जो ग्रुपिंग है वो भी मैच होनी चाहिए, ट्रांसफ्यूजन से पहले। A special case of RH incompatibility या mismatching has been observed between, एक स्पेशल केस भी देखा गया है RH इनकम्पैटिबिलिटी का, जिसमें क्या होता है RH नेगेटिव ब्लड होता है प्रेग्नेंट मदर का, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसका ब्लड जो होता है RH नेगेटिव होता है, विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और जो फीटस होता है उसका ब्लड जो होता है RH पॉजिटिव होता है, मतलब जो मदर है उसके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन जो है एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, और जो फीटस है उसके RBC के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये जो है RH एंटीजन जो है फीटस का वो एक्सपोज नहीं होता, RH नेगेटिव ब्लड से जो है मिलता नहीं है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय प्लेसेंटा, क्योंकि ये दोनों ब्लड्स जो हैं वेल सेपरेटेड रहते हैं प्लेसेंटा की मदद से। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बट जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, जब जो है पहले बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, तो देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, जब ये पॉसिबिलिटी रहती है कि मैटरनल ब्लड के कॉन्टैक्ट में, मैटरनल ब्लड जिसके RBC में जिसके सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, RH नेगेटिव ब्लड है, तो मैटरनल ब्लड जो RH नेगेटिव है उसके कॉन्टैक्ट में कुछ थोड़ा सा अमाउंट फीटस के ब्लड का आ जाए, ठीक है। तो अब भाई मदर का जो ब्लड था वो RH नेगेटिव था, उसमें डिलीवरी के दौरान कुछ थोड़ा सा अमाउंट जो है RH पॉजिटिव ब्लड का आ गया, तो भाई अब जो है उसने जो नेगेटिव ब्लड था मदर का वो उसने लड़ाई करी उससे, ठीक है, और उस ब्लड को जो है थोड़ा सा उसे जो है किल कर दिया, पर अब वो समझ गया कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, ये जो है अपने ब्लड में आ रहा है, तो इससे लड़ाई करनी है मेरे को, ठीक है। तो वो क्या करता है, अब तैयारियां शुरू कर देता है, अब वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ, ठीक है। अब
जब तो फर्स्ट प्रेगनेंसी तो हो गया अच्छे से, ठीक है। अब बात आती है इन सच केसेस द मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो यह डिलीवरी के दौरान जब कुछ RH पॉजिटिव ब्लड मिल जाता है तो फिर जो है मदर जो है एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है RH एंटीजन के लिए, ठीक है। इन केस ऑफ आर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, उसके बाद वाली जो प्रेगनेंसी होती है, अगर उसमें जो फीटस आएगा, जो बच्चा बनेगा, उसका अगर पॉजिटिव ब्लड होता है, तो क्योंकि अब वो पहले से तैयारी करके बैठा हुआ है, मदर का जो ब्लड है, ठीक है, पहले तैयारी करके बैठा हुआ है कि अगर RH पॉजिटिव का जो अब ब्लड आएगा तो उसमें जो है ख़त्म कर दूँगा मामला, ठीक है। अब वो तय करके बैठा हुआ है, अगर जो है अगला फीटस जो है RH नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं है, फिर तो भाई उसी ब्लड के जैसा है। बट अगर RH पॉजिटिव वाला फीटस आता है तो जो है फिर वो एंटीबॉडी जाएंगे और वहाँ जो है काम ख़राब करेंगी, एनीमिया, जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम करेंगी, ठीक है। तो द RH एंटीबॉडीज़ फ्रॉम द मदर RH नेगेटिव कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। तो ये फीटस के ब्लड में लीक कर जाएंगी और डिस्ट्रॉय करेंगी, द फीटल RBC को डिस्ट्रॉय करेंगी, और ये दिस कुड बी फेटल टू द फीटस और कुड से, तो ये फीटस के लिए जो है फेटल है, मतलब ये उसे मर भी सकता है फीटस, ठीक है। और कॉज सीवियर एनीमिया, और जिससे बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है क्योंकि उसकी RBC का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, एंड जॉन्डिस टू द बेबी, और बेबी को जॉन्डिस हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं, ठीक है भाई। तो इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो भाई RH नेगेटिव ब्लड था मदर का, RH पॉजिटिव ब्लड था फीटस का। तो जब पहली प्रेगनेंसी हुई तो हो सकता है चांस कुछ जो है ब्लड चला गया हो, तो उसमें बाहर से इंजेक्शन के थ्रू जो है रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में डाल दो, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अब जो मदर का ब्लड है वो बस प्रोग्राम दिखेगा और शांति से बैठा रहेगा, कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बनाएगा। प्रोग्राम क्या दिखेगा, वो प्रोग्राम दिखेगा कि भाई एक जो है आदमी दूसरे साइड से आया है, मतलब दूसरे साइड से मतलब एक जो है RH पॉजिटिव आया है, और एक जो है कुछ बाहर से हमने उसका एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दिया है, वो दोनों ही आपस में जो है लड़ा के जो है काम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मतलब अब क्या हुआ, जो मदर का ब्लड था उसे लड़ना नहीं पड़ा, मतलब उसे एंटीबॉडी बनानी पड़ी, उसे एंटीबॉडी बनानी नहीं पड़ेंगी RH पॉजिटिव ब्लड के ख़िलाफ़, क्योंकि हमने पहले से ही उसे रेडीमेड एंटीबॉडी डाल दी हैं, ठीक है। रेडीमेड एंटीबॉडी हमने डाल दी है तो वो पहले से ही उसका काम तमाम कर देंगे, ठीक है। अब मदर का ब्लड जो है एंटीबॉडी नहीं बनाएगा RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़। तो ये अगली जो है डिलीवरी होगी उस समय पर जो है अगला बेबी आएगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी मदर के ब्लड ने बनाई नहीं रखी। तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो जस्ट इमीडिएटली फर्स्ट चाइल्ड डिलीवरी के बाद उसे जो है anti-RH एंटीबॉडीज मदर को जो है दे दी जाए, उसकी वजह से हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस कंडीशन को, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कंडीशन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, दैट इज़ कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं। तो मैं आपको इससे पहले ओरली बता देता हूँ, फिर हम इसे रीड करेंगे। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होता है, रक्त का जमाव होता है, मतलब ठीक है, कहीं कट ले आता, कुछ ब्लड या कहीं स्किन जो है छिल जाती है, तो वहाँ आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद जो है एक खून का जो है वहाँ एक थक्का सा बन जाता है, दैट इज़ वहाँ क्लॉट बन जाता है, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, तो भाई तो जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है, टिश्यू इंजर होते हैं, तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट्स ये दोनों जो है रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये पहला प्रोटीन होता है जो कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को इनिशिएट करवाता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ करते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर एक कैल्शियम आयन की और प्रोटीन के प्रेजेंस में एक सीरीज ऑफ रिएक्शन चलाता है, इसे कहते हैं कैस्केड प्रोसेस, जिसमें वो कई सारे स्टेप्स जो है करता है, और ऐसे स्टेप्स करके थर्मोप्लास्टिन एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस, ठीक है। तो इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेट रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन और प्रोटीन के प्रेजेंस में एक कैस्केड प्रोसेस करता है, मतलब बहुत सारे रिएक्शन करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन करता है, और एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस।
थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, क्योंकि वो एंजाइम है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो ब्लड में एक इनएक्टिव प्रोटीन पहले से होता है, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड में एक इनएक्टिव प्रोटीन होता है, इसे कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन से कैटलाइज करता है क्या, थ्रोम्बोकाइनेस, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, और प्रोथ्रोम्बिन से बनाता है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन और कैटलाइज करता है एक अनदर प्रोटीन होता है ब्लड में, जो कि हमने पहले प्लाज्मा में पढ़ा, दैट इज फाइब्रिनोजेन। तो अनदर प्रोटीन होता है, उससे वो जो थ्रोम्बिन बना है प्रोथ्रोम्बिन से, वो थ्रोम्बिन उसे कैटलाइज करता है, किसे, फाइब्रिनोजेन को। अब फाइब्रिनोजेन कैटलाइज होकर क्या बनाता है, फाइब्रिन। अब जो है फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है बन के तैयार हो चुके हैं। अब ये फाइब्रिन प्लस वहाँ जो इंजर्ड टिश्यू और डेड सेल्स हैं उनके साथ मिलकर, फाइब्रिन प्लस इंजर्ड टिश्यू और डेड सेल हैं उनके साथ मिलकर वहाँ जो है क्लॉट बनाता है। ठीक, इसकी वजह से जो है ब्लड का एक्सेसिव लॉस नहीं होता। तो इसी चीज़ को हम पढ़ते हैं यहाँ, यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योर सेल्फ, योर वाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो आप जैसा कि जानते हो, जब कुछ कट वगैरह लग जाता है तो आपका खून जो है लगातार बहता ही रहता है, वो कुछ समय के बाद जो है ब्लीडिंग जो है बंद हो जाती है। ठीक है, द ब्लड स्टॉप्स फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, ब्लड कुछ समय के बाद स्टॉप कर जाता है। डू यू नो भाई, आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। तो ऐसी इंजरी या ट्रॉमा के रिस्पॉन्स में ब्लड जो है कोगुलेशन या क्लॉटिंग करता है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बचता है। You would have observed a dark reddish brown scum formed at the site of cut or injury over a period of time। तो आपने देखा है कि वहाँ एक डार्क रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे क्लॉट कहते हैं। ठीक है, इट इज़ क्लॉट और कोगुलम, ये क्लॉट या कोगुलम कहते हैं इसे। फाउंड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फाइब्रिन, ये किससे बनता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक फाइब्रिन्स इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप, जिसमें डेड और डैमेज फॉर्म एलिमेंट ट्रैप हो चुके हैं फाइब्रिन। तो जैसे मैंने आपको लास्ट स्टेप में फाइब्रिन कैसे है वो बताया था, और इसमें भी ऐसे उल्टा चलेंगे। ठीक है, तो किससे बनता है, फाइब्रिन प्लस ऐसे डेड एलिमेंट से, फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर वहाँ जो है क्लॉट या कोगुलम जो है फॉर्म हो जाता है। फाइब्रिन्स आर फाउंड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंट्स इन द प्लाज्मा। ठीक है, फाइब्रिन जो है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंट से बनता है, प्लाज्मा में होता है इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंट प्रोटीन, उससे जो फाइब्रिन बनता है। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में जो है कैटलाइज होता है, फाइब्रिनोजेंट से फाइब्रिन होता है थ्रोम्बिन एंजाइम। अब थ्रोम्बिन एंजाइम कहाँ से बना होता है, थ्रोम्बिन एंजाइम इन टर्न आर फाउंड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस, वो एक अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस से बना होता है जो कि प्लाज्मा पे एंटर इज प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बना होता है। ठीक है, और किस एंजाइम की वजह से, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की मदद से, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम की मदद से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। फिर जो है फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है थ्रोम्बिन की मदद से। फिर फाइब्रिन प्लस ये डेड एलिमेंट्स जो है क्लॉट बनाते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है किसकी वजह से, एंजाइम कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसे, थ्रोम्बोकाइनेस की मदद से। ठीक है, वो सेवरल अबव रिएक्शन से बनता है, सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन से बनता है, एंजाइमिक रिएक्शन से कैस्केड प्रोसेस कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, इसमें कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं, इनएक्टिव स्टेट में जो प्रेजेंट रहते हैं वो सब इन्वॉल्व रहते हैं इसी कैस्केड प्रोसेस में। इंजरी और ट्रॉमा होता है या प्लेटलेट और जो इंजर्ड टिश्यू होते हैं वो रिलीज़ करते हैं सर्टेन फैक्टर को जो कि एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन का। ठीक है, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कुछ फैक्टर रिलीज़ होते हैं जो कि कैस्केड प्रोसेस करते हैं और जो है थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सर्टेन फैक्टर रिलीज होते हैं बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी, ऑल्सो कैन इनिशिएट कोगुलेशन। और कैल्शियम आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कराता है इसी कैस्केड प्रोसेस में, और जो है एंजाइम कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर, तो एक ही साथ जो है क्लॉट जो है ऐसे फॉर्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना जो पार्ट है चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे लिम्फ के साथ। तो लिम्फ के साथ हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 से इस चैप्टर के। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।